नमस्कार बच्चों। आज हम तत्वों के आवर्तित वर्गीकरण का दूसरा नंबर वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा कि तत्वों को वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी और कि किन किन वैज्ञानिकों ने उसको वर्गीकरण करने की कोशिश किया। ठीक है, जिसमें सबसे लेटेस्ट में था मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडलीव ने भी क्या किया, तत्वों को सही से अरेंज कर लिया था, जिसको वैज्ञानिकों ने क्या किया था, माना भी पूरी दुनिया ने। लेकिन आगे चल के जब परमाणु के बारे में पता चला, ठीक है, उसके पहले तक तो सिर्फ परमाणु के अणु के बारे में पता था, उन अणुओं के मास के बारे में ही लेकर के द्रव्यमान को लेकर के ही तत्वों को अरेंज किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जब परमाणु के बारे में पता चला, मतलब परमाणु के भी घटक होते हैं, जिसमें उनमें पता चला कि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तब जो पिछली संकल्पना थी या पहली जो पीछे वाली जो सोच थी वो बदली हो गई। ठीक है, फिर वहां पे जो है तत्वों को क्या किया गया, परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको अरेंज करने की कोशिश किया गया। ठीक है, जब परमाणु क्रमांक के अनुसार उसको अरेंज करने चाहे आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तब क्या किया गया, लगभग सभी तत्वों को सही से रख लिया गया। ठीक है, तो इसी को जब सही से रख लिया गया तो इसी को बोला गया आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का एक मॉडल है। पूरे तत्व तो मैंने नहीं लिखे हैं, सिर्फ किस तरह से बना हुआ है उसको मैंने यहाँ पे बताया है। किताब में आपके पास दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी के क्या मॉडल है आपके पास। ठीक है, फिर इस आधुनिक आवर्त सारणी में क्या किया गया, तत्वों को आरोही क्रम में रख दिया गया, और आरोही क्रम में रखने के बाद फिर पता चला कि सभी तत्वों को हमने रख लिया है, और सभी के जो गुणधर्म है, आकार है, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म जो भी है, सभी चीजें क्या है, सही से सिस्टमेटिक ढंग से हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भी हाइड्रोजन के लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई गई उसमें भी हाइड्रोजन का स्थान क्या होगा, इसको लेकर के कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आवर्त सारणी बनी, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें किसको क्या बोला गया उसको जरा देखते हैं। ठीक है, और कौन सी चीजें कितनी है करके। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे शुरुआत में हम देखेंगे कि ऐसी जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन। ठीक है, ऊर्ध्वाधर लाइन को हम बोलते हैं समूह। और ये कितने समूह होते हैं, यहां से लेकर के यहां तक 18 होते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को, जो ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोला गया आपके पास, समूह बोला गया। ऊर्ध्वाधर को क्या बोला गया, समूह। और समूहों की संख्या कितनी है आपके पास, तो 18। ठीक है, और जो ऐसी लाइन थी, ये कौन सी लाइन है, क्षैतिज। तो क्षैतिज लाइन को क्या बोला गया, क्षैतिज। क्षैतिज लाइन को बोला गया आवर्त। ये आवर्त कितने हैं, 7। ये पूरे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये याद रखना आपको कि ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोला गया, समूह बोला गया, जिसमें कितने समूह हैं, 18 समूह हैं, मतलब 18 कॉलम, 18 स्तंभ है, बीच की मैंने नहीं बनाया। ठीक है, और फिर जो क्षैतिज लाइन है उसको क्या बोला गया, आवर्त। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हुए। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे इस पूरे टेबल को 4 खंडों में बांट दिया गया। ठीक है, 4 खंडों में जब बांटा गया तो इस दोनों को बोला गया यस खंड। कौन सा खंड है ये, यस खंड। यस खंड में कौन सा आएगा, 1 नंबर और 2 नंबर समूह। ठीक है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, या पहला दूसरा समूह जो होगा वो क्या होगा, यस खंड होगा। फिर यहां पे, यहां से लेकर के यहां तक जो है पी खंड। ठीक है, तो 13 से लेकर के 18 तक को क्या बोला गया, पी खंड बोला गया। ठीक है, फिर इसको 3 से लेकर के 12 समूह तक क्या बोला गया, डी खंड। ठीक है, इसका जो दिया गया है संरचना कैसे है, इसका आकार क्या है, किसको क्या बोला गया, इसको सही से याद रखना किसको क्या बोला जा रहा है। ठीक है, तो पहले दूसरे समूह को यस खंड, 13 से लेकर के 18 तक पी खंड, 3 से लेकर 12 तक डी खंड, और इसको बोला गया यफ खंड। ठीक है, नीचे 2 कॉलम दिए गए थे उसको बोला गया यफ खंड। ठीक है, इतना याद रहेगा।
फिर उसके बाद सही से समझते हुए चलिए, फिर इनको लेकर के, इन खंडों को लेकर के बताया गया, कुछ कॉलम को अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया उसको देखते हैं। ये इसको बोला गया, इस पहले समूह को बोला गया, इसको, ठीक है, क्षारीय धातु। पहले वाले खंड को क्या बोला गया? क्षारीय धातु। दूसरे वाले को बोला गया भूक्षारीय धातु। भूक्षारीय धातु, ठीक है। पहले वाले को क्षारीय धातु, दूसरे को भूक्षारीय धातु, फिर उसके बाद भूक्षारीय धातु। फिर ये जो 17 नंबर का है, इस 17 नंबर वाले को, ठीक है, इस 17 नंबर वाले को बोला गया हेलोजन। हेलोजन समूह। 17वें समूह को क्या बोला गया? हेलोजन समूह। फिर इस 18वें को क्या बोला गया उसको देख लो, इसको बोला गया ओ समूह। फिर निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस समूह, या फिर आदर्श गैस। ठीक है, 3 नाम दिया गया, ओ समूह, निष्क्रिय गैस समूह, या फिर आदर्श गैस समूह। इस समूह में जो भी गैस हैं, ठीक है, वो सब कैसे रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे। क्यों निष्क्रिय बोला जाएगा उसको बाद में देखते हैं। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, जिसमें हमने एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड, और फिर कुछ समूहों को क्या बोला गया? क्षारीय धातु, भूक्षारीय, हेलोजन, और आपके पास ओ समूह। ठीक है, फिर इस ओ समूह को लेकर के आपको यह बताया गया कि जो तत्व, इसी को निष्क्रिय बोला गया ना, तो निष्क्रिय इसके लिए बोला गया कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा क्या हो? पूर्ण हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? ओ समूह, या फिर निष्क्रिय गैस, या फिर आदर्श गैस। बाह्यतम कक्षा पूर्ण होगा, इसके लिए किसी भी तत्व से या किसी भी धातु अधातु से क्या करेगा? अपक्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए इसको निष्क्रिय गैस बोला गया, या फिर आदर्श गैस। किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी बाह्यतम कक्षा क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो इसके लिए इसको आदर्श गैस बोला गया, या फिर निष्क्रिय गैस। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, यहां पे जो पहला नंबर है ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, एक्चुअली में यहां पे बताया गया कि ये जो भाग है आपका इस तरफ, ये धातु है। ठीक है, जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे तो अधातु की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है आपका, आपको पता है क्या है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो इसके लिए ये तो इस साइड होना चाहिए था, कहां पे होना चाहिए? इसको लेकर के कंफ्यूजन है। इससे आपको मैंने शुरू में बताया कि हाइड्रोजन को लेकर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, लेकिन बाकी सभी चीजें क्लियर हैं आपके पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरफ जो होगा, मतलब ये कौन सा हाथ है हमारा? बायां। बाएं तरफ क्या होगा? अधातु। अरे बाएं तरफ क्या होगा? धातु। इधर क्या रहेंगे आपके पास? सभी धातु होंगे। और इस तरफ क्या होंगे फिर? अधातु। इस तरफ क्या है आपके पास? अधातु। जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे उस तरफ क्या कहलाएंगे? अधातु। धातु से अधातु। ठीक है, इसके बीच में जो वाला है उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन एलिमेंट, संक्रमित तत्व, ऐसा कुछ नाम है आपके पास। ठीक है, ये जो बीच वाला जो नाम है इसको क्या बोले? बीच वाला जो डी खंड है उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांजैक्शन एलिमेंट, मतलब संक्रमण तत्व या संक्रमित तत्व, जो धातु से अधातु की तरफ जाने का क्रिया करते हैं। इस दौरान बीच में यहाँ पे आपके पास ऐसे एक डॉट लाइन दिया गया है। ठीक है, इस डॉट लाइन को बोला गया है धातु सदृश तत्व। क्या कहा गया यहाँ पे? यहाँ पे जो तत्व पाए गए टेढ़े मेढ़े जो है, यहाँ पे कौन से तत्व हैं? धातु सदृश तत्व हैं। धातु सदृश तत्व कौन से होते हैं? जो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म बताने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है धातु सदृश तत्व। ठीक है, चलो अच्छा, और थोड़ा सा इसको समझते हैं हम। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि समूह कितने होते हैं, आवर्त कितने होते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि जो पहला आवर्त है, ये जो पहला आवर्त है, इस आवर्त में 2 तत्व होते हैं। पहले आवर्त में
दो तत्व, उसको लिए उस आवर्त को अति लघु आवर्त बोला गया। ठीक है, फिर इन दोनों में 8-8 होते हैं। किसमें? दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8-8 तत्व होते हैं। 8-8 तत्व होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे इसको बोला जाता है लघु आवर्त। ठीक है, फिर चौथे नंबर आवर्त में 18 तत्व होते हैं। चौथे नंबर में और पांचवें नंबर में, चौथे और पांचवें में कितने हैं? 18 तत्व हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये चौथे पांचवें में 18, फिर छठे में जो है और सातवें में 32 तत्व होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, ये सब तत्वों की संख्या दी गई है। पहले समूह में पहले आवर्त में कितना, दूसरे और तीसरे आवर्त में कितना, चौथे और पांचवें में कितना, और छठे और सातवें में कितना। यहाँ पर टोटल तत्वों की कितनी संख्या हमको ज्ञात है? 118। 118 में से हमारे पास जो 93 से लेकर के 118 तक आता है, 93 से लेकर के 118 तक जो तत्व हैं, वो तत्व क्या है? कृत्रिम तत्व हैं, मतलब प्रयोगशाला में बनाए गए तत्व हैं। ठीक है, 93 से लेकर के 118 तक जो भी तत्व हैं वो क्या इसमें आएंगे आपके पास? ये कृत्रिम तत्व आते हैं जो प्रयोगशाला में बनाए हुए तत्व होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ बोलोगे 32 कहते हैं, तो 32 ऐसे है कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पर ये लेंथेनाइड सीरीज जुड़ता है। ये जो एफ खंड है उसमें दो सीरीज होती है, दो आवर्त है आपके पास, जिस आवर्त नहीं बोल सकते उसको, जो दो लाइनें हैं जिसमें पहले वाले को बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज और दूसरे वाला जो इसमें उसको बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड सीरीज जो होता है ये छठे आवर्त के तीसरे समूह में जाके जुड़ा हुआ है। छठे आवर्त के तीसरे समूह में कौन जुड़ा है? लेंथेनाइड। और सातवें आवर्त के तीसरे समूह में कौन जुड़ा है? एक्टिनाइड जाके जुड़ गया है। इसके लिए यहाँ पे ये जो तत्व है, यहाँ पे जो तत्व दिए गए हैं वो तत्व क्या है? यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इसमें कुछ 15 तत्व हैं। ठीक है, तो 15 तत्व होने के कारण यहाँ पे आपके पास 15 तत्व हैं होने के कारण यहाँ पे क्या है? 32 तत्व होते हैं। 32 इसके लिए जाते हैं कि पूरे कितने हैं आपके पास? 18 है। 18 में से यहाँ पे कोई तत्व नहीं है, मतलब 17 ही हो गए। 17 + 15 32 होने वाला है। इसके लिए छठे और सातवें वाले में कितने हैं? 32 तत्व होते हैं। आशा करता हूं आपको इतना चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझने के बाद अब आते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि तत्वों की संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो तत्वों की संयोजकता वो होती है कि तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो तत्वों की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तत्वों की बाह्यतम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं क्या कहलाते हो? तत्वों की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, अब ये तत्वों की संयोजकता जो होती है, जैसे आपको पता है कि पहले हमारे पास क्या होता है? एक केंद्रक होता है जिसमें आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? धनावेश होता है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। और उसके बाहरी में इसको क्या पाया जाता है आपके पास? कक्षा या कवच पाया जाता है। पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों पे क्या चार्ज होता है? ऋण आवेशित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है। इसके कारण इनके बीच में क्या होता है? एक तरह का आकर्षण बल होता है और एक दूसरे को क्या करते हैं? जितने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं? आपस में ये न्यूट्रल हो गए रहते, उदासीन हो गए होते। ठीक है, अब यहाँ पे अब पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और दूसरी कक्षा में कितने होंगे? 8। उसके लिए आपको एक सूत्र दिया गया है 2n का वर्ग। n बराबर अगर 1 लेते हो, ठीक है, n बराबर अगर 1 लेते हो तो इसमें अगर रखोगे तो आपके पास बनने वाला है, सूत्र तो आपको पता चल गया है, सूत्र है आपके पास 2n का वर्ग। अगर पहली कक्षा है तो हो जाएगा 2 × 1 का वर्ग, इसके लिए इसमें हो जाएगा 2। और अगर n बराबर आप 2 ले लेते हो तो 2 × 2 का वर्ग, मतलब 2 × 4 = 8। इस तरह से हम क्या करेंगे? संयुक्ता निकालते हैं। बाहरी कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं इसको लेकर के आपको यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए सामान्य सा सूत्र आपको दिया गया है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक में। ठीक, अब उसके बाद हर एक कक्षा को, ठीक है, कक्षा क्या है, कवच क्या है, उसको देखते हैं। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, समझो थोड़ा सा,
ऊपर से नीचे जब आएंगे तब क्या होगा, एक कवच की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, जब एक कवच की संख्या बढ़ती जाएगी तब त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, और जब त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो इनके बीच में आकर्षण बल कम होता जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको जो बता रहा हूं? मैंने बताया कि जब ऊपर से नीचे चलेंगे तब हमारे पास जैसे ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन हो गया, पहले के लिए इतना ही रहेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, पहला बजाय 2 होंगे, फिर दूसरे वाले में आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो इसके 2 कवच होंगे दूसरे में, और वैसे ही जब हम तीसरे वाले में चलेंगे तो वहां पे आपके पास 1, 2 और ये 3 हो जाएंगे, तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तब इनका आकार क्या होता है, बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि इनकी कक्षा कवच जो क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। अच्छा, जब ये बढ़ते जाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण बल कम होते जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, कमजोर तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कमजोर तरीके से जुड़ने के कारण क्या होता है, बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है दूसरे तत्वों के द्वारा खींच लिया जाता है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आकार बढ़ेगा जब ऊपर से नीचे चलेंगे, लेकिन जब यहां से इधर चलेंगे, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन उसी कवच में आके जुड़ेंगे। ठीक है, जैसे ये पहला है तो अगर हाइड्रोजन का लिखूंगा तो एक ही होता है, हाइड्रोजन का इसी में आएगा। यहाँ पे हीलियम है तो यहाँ पे आपके पास दूसरा आके जुड़ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब यहाँ पे आऊंगा तो इसमें आपके पास ये 2 तत्व तो रहेंगे। ठीक है, पहले वाले में, अरे दूसरे वाले में ये 2 तो रहेंगे, दूसरे वाले में क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन जुड़ना चालू करेंगे। अगर इसका रहेगा, ये पहले वाले का, यहाँ पे आपके पास तत्व है, कुछ नाम है आपके पास, सो लिथियम। ठीक है, लिथियम का कितना होगा, 3 होगा। अगर लिथियम का 3 होगा तो इसमें तो 2 आ चुके हैं। ठीक है, तो ये किसमें आएगा, लिथियम का कितना होता है, 3। अगर 3 है तो इसमें ये आएगा। फिर उसके बाजू वाले में आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास है बेरियम, तो उसका 4 होता है तो यहाँ पे आके जुड़ेगा। ठीक है, फिर उसके आगे वाला इसमें आके जुड़ेगा। मतलब क्या होगा, इसी कक्षा में जुड़ता हुआ चलेगा। जब इसी कक्षा में जुड़ेगा तो होगा क्या, ये देखो कि जब इधर से इधर जाने लगेंगे, ठीक है, जब इधर से इधर जाने लगेंगे, मतलब बाएं से दाएं जब जाने लगेंगे, तब उनका आकार छोटा होता जाएगा। अब छोटा क्यों होता जाएगा उसको देखो, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन था, एक हिसाब से समझो कि अगर एक तरफ से मैंने खींचा, अगर ये सेंटर है, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके बीच में एक ही तरफ से खींच दिया गया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो गया। लेकिन दूसरा और इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर से भी खींचा आ गया, मतलब और छोटा हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, तो इधर से भी खींच गया। इसके लिए क्या होगा, केंद्र की तरफ इसका आकर्षण बल ज्यादा होता जाएगा और आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसका ये कारण है, सही से याद रखना, कि जब इधर से इस तरफ जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार क्या होगा, छोटा होगा। ऊपर से नीचे जब जाएंगे तब उसका आकार क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आकार को लेकर के। लेकिन आकार में जो त्रिज्या बताया गया आपके पास, त्रिज्या को नैनोमीटर से भी छोटी इकाई में नापते हैं। ठीक है, नैनोमीटर से भी छोटी इकाई में नापा जाता है, जिसको बोला गया है आपके पास पोकोमीटर। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, तो पीएम से बोला गया पिकोमीटर, जो नैनोमीटर से भी छोटी इकाई है, जो 1 पिकोमीटर वाला होता है 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो यहां पे आपके पास समझ में आया कि आकार ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, बाएं से दाएं जाएंगे तो छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं संयुक्ता। जैसे मैंने बताया था आपको कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी संयुक्ता कहलाती है। संयुक्ता इसके लिए कहलाती है कि जैसे ही बाहर वाले कक्षा से क्या होगा, इसका बंधन कम होगा, आकर्षण कम होगा, तो ये क्या करेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन को दे देगा और वो क्या करेगा, अपने आप को पूर्ण, जो बोलते हैं ना, निष्क्रिय होना चाहेगा। ठीक है, जैसे पहली कक्षा में ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो यहाँ का जो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो किसी तत्व को दे दिया जाएगा और एक कक्षा गायब हो जाएगा, एक कवच गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, बाहरी कक्षा क्या हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी और वो निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, इस कारण क्या करता है कि तत्वों को देने, इलेक्ट्रॉन को देने का काम किया जाता है। किसको, जो यहाँ पे धातु है, इस साइड वाले जो तत्व होते हैं वो धातु, एक मिनट, इस साइड वाले जो तत्व होते हैं वो अधातु होते हैं। अधातु क्या करते हैं,
तत्वों को आकर्षित करने का काम करते हैं, लेने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, इस तरह से बाह्यतम कक्षा में जहां पर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व क्या करते हैं, देने का काम करते हैं। जब देते हैं, ठीक है, जब देते हैं तब वहां पे धन आवेश आ जाता है। अमीर आदमी ही देता है ना, तो अमीर आदमी जब देता है तो जो देता है वो क्या कहलाता है, क्या आवेश आता है उस पर, धन आवेश आने का काम होता है। क्यों धन आवेश आता है वो भी देख लो। जैसे आपको पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए निष्क्रिय होता है। ठीक है, तो जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, तो निष्क्रिय होने के कारण यहाँ पे प्रोटॉन, जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, प्रोटॉन तो नहीं जा रहा है, प्रोटॉन नहीं जा रहा है, जिसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, उस पर धन आवेश आता है। फिर धातु धातु समझ में आया आपको, और फिर आकार, फिर उसके बाद, ठीक है, तो आशा करता हूँ टेबल पूरा समझ में आया होगा, सभी चीजें आपको, आकार कैसा होता है, धातु अधातु का गुणधर्म क्या है, धातु क्यों बोला जाता है, धातु धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करते हैं, धातु पे धन आवेश होता है, अधातु पे ऋण आवेश होता है, बीच में धातु सदृश तत्व पाए जाते हैं जो दोनों को गुणधर्म बताने का काम करते हैं। फिर उसके अलावा थोड़ा सा देख लेते हैं हेलोजन ग्रुप को लेकर के। हेलोजन ग्रुप में जो होता है आपके पास, वहां पर जो आपके पास तत्व है, स्टार्टिंग का तत्व है आपके पास, नाम है उसका फ्लोरीन और क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्रोमीन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखोगे। यहाँ पे आपके पास निष्क्रिय गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इस तरह के नाम है, उसको भी आप सही से ये याद रखोगे, इसके नाम, फिर इसके नाम, यहाँ पे जो नाम है इसके भी कुछ नाम याद रखना चाहोगे, फिर SPDF क्या है उसको याद रखना। फिर इस तरह की चीजों को लेकर के आप उसको सही से टेबल को पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं और धन्यवाद। जो भी आपको समझ में ना आया हो, पाठ को पढ़ोगे तो अच्छी समझ में आ जाएगा, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ ही गया होगा। सभी चीज़ों को मैंने कम से कम समय में समेटना चाहा, क्योंकि ये पाठ बहुत बड़ा सा है और बहुत सारी चीज़ें इसमें समझाना है, लेकिन मुझे लगता है जितना आपकी किताब में दिया गया है सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो रुकते हैं, और वीडियो को इतनी मेहनत से बनाया जा रहा है, तब इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये इससे क्या होता है कि मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लाइक करते हो और शेयर करते हो तो इससे मुझे पता चल जाता है कि आपने लाइक किया, मतलब आपको समझ में ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे भी एक तरह से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और अच्छी तरह से बनाया जाए करके। ठीक है, तो इसके लिए आप लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे से उसको ध्यान से पढ़िएगा इस पाठ को। धन्यवाद।